बहुत अच्छे है। ठीक है नहीं है पता नहीं, फिलहाल नहीं है, क्या चल रहा है? रुको जरा 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट दो जरा मुझे, फिर टेस्ट पेपर मुझे यहाँ से इसको जरा अपने आप को मेल करना पड़ेगा ताकि मेरे पास दूसरे डिवाइस पे रहे, ताकि मैं जल्दी जल्दी कर पाऊँ, नहीं तो मुझे विंडोज के बीच में बहुत ज्यादा स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, बस 1 सेकंड देना मुझे बच्चों, फिर मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको जरा। आज क्लास के बाद में जब अपलोड करूंगा बेटा कर दूंगा। ठीक है, आज हर हालत में अपलोड कर दूंगा मैं। तो जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था शायद 27th को हुआ था, है ना? 27th को ये टेस्ट था, यही था ना 27th को? और ये फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट था क्या? किसका टेस्ट था ये? क्योंकि मेरे पास जो पेपर है उसमें सारे क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के भरे पड़े हैं। ये कुछ ऐसा ही था क्या? थर्मो ही नहीं था। कि थर्मो के क्वेश्चन नहीं मिले उसमें, एक बार नहीं देखा। आपकी वॉइस लैग हो रही है। हाँ बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। जो यहाँ पर मेरे पास 27th का बच्चों पेपर है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं 30 क्वेश्चन, सारे के सारे फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन है। पता नहीं, 1 मिनट रुको जरा, ये भी चेक करना पड़ेगा क्या चल रहा है। अक्टूबर का नहीं क्या बोलते, सितंबर का 27, अक्टूबर 27 अगर मेरे को भी क्या होता है टेस्ट पेपर नहीं मिला तो फिर मैं तो शुरू करूंगा क्लास, बेकार नहीं कर सकते। मुझे अगर मेरी तो ठीक नहीं है तो मैं स्टार्ट करूँ चैप्टर यहाँ, क्योंकि मुझे बार बार पेपर का ये पेपर मुझे मिल रहा है तुम्हारा, क्या बोलते हैं वो वाला, जिसमें क्वेश्चन सबसे पहला लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कॉपर नाइट्रेट का। इसमें एक भी ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है भाई जो थर्मो का क्वेश्चन हो। मुझे तो बार बार ये घुमा फिरा के तुम्हारा वही क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में है, अभी फोन में है, उसके बारे में बता देता हूँ कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि टू एलिमेंट्स कैन चैप्टर का है। ये है ही नहीं तुम्हारा, क्या बोलना उसका, पीडीएफ क्या, किसी पीडीएफ आ रही है मेरी, जल्दी बोलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? नॉट
तो फिर मैसेज क्यों नहीं आ रहा किसी के पास? हाँ, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें ये समझना पड़ेगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। देखो, जो तुम्हारे केमिकल रिएक्शंस हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। केमिकल रिएक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला तुम्हारा आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस और दूसरा तुम्हारा भाई यहाँ पर आ गया ऑब्वियसली इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या बोलते हैं, वो होते हैं जिनमें एक बार अगर प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, तो भाई आप क्या करते हो, उन रिएक्शंस को दोबारा से डिसोशिएट करके, ठीक है, आप उनसे रिएक्टेंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर आप बात करोगे तो ध्यान से देखो, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा एक रिएक्शन कि भाई H2O मेरे पास गिवन है, मेरे पास में H2O गिवन है और इसका रिएक्शन मैंने सल्फर डाइऑक्साइड से कर दिया। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन होता है तो ये भाई बनाता है आपका H2SO4। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन आपको और लिख दिया कि भाई मैंने H2 लिया, हाइड्रोजन गैस, और इसका रिएक्शन Cl2 से करा दिया, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। इन रिएक्शंस में क्या है कि भाई एक बार अगर आपने ये रिएक्शन किया तो रिएक्शन होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब एक बार अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो आप दोबारा से प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, पहली चीज। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि अगर एक बार आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लिया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई आप दोबारा से अपने प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट क्या बोलते हैं कर पाओगे। ठीक है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर क्या बोलते हैं अमोनिया के प्रिपरेशन की। ठीक है, अमोनिया बनाया जाता है भाई हेबर्स प्रोसेस से। इसमें क्या होता है कि अगर N2 गैस को आपने रिएक्ट कर दिया हाइड्रोजन गैस से तो ये दोनों मिलकर हमें बनाकर देते हैं भाई अमोनिया गैस। ठीक है, और जब आप ये अमोनिया गैस फॉर्म हो जाती है तो क्या होता है कि भाई ये रिएक्शन तुम्हारा बैकवर्ड चलना शुरू हो जाता है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो केमिस्ट्री में दो तरीके के रिएक्शन दो तरीके के रिएक्शन हम पढ़ते हैं। एक हमारा क्या बोलते हैं रिवर्सिबल हो गया, दूसरा हमारा इरिवर्सिबल हो गया। ठीक है, ये कुछ रिएक्शन होते हैं। जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम चैप्टर है वो पूरा का पूरा बेस्ड है इस रिवर्सिबल रिएक्शन पे। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन तुमने कई बार पढ़ा है, ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हो, लेकिन जो चैप्टर अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर तुम्हारा होता है क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जिसमें पूरा का पूरा आप क्या पढ़ोगे अभी रिवर्सिबल रिएक्शंस को पढ़ोगे। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले एक बात मेरी और सुन लो कि रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बनाता है तो इसको कहा जाता है कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन कहां चल रहा है, रिएक्शन भाई तुम्हारा चल रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वहीं पर अगर प्रोडक्ट तुम्हारा रिएक्टेंट बनाने लग जाए, तो समझना बहुत आसान है, इस केस को क्या बोलोगे, रिएक्शन प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना मतलब रिएक्शन कहां जा रहा है भाई, फॉरवर्ड में जा रहा है, और क्या बोलते हैं प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट का बनना, तो रिएक्शन कहां जा रहा है, बैकवर्ड में जा रहा है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने समझनी है और याद रखनी है। ठीक है, तो भाई एक तो ये बात हो गई। ठीक है, तो होपफुली आपको इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा रिएक्शन भाई रिवर्सिबल है और कौन सा रिएक्शन इरिवर्सिबल है। तो एक बात याद रखना, रिवर्सिबल रिएक्शन में जो, पहले इरिवर्सिबल को देख लो, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो आपका एरो लगा होगा रिएक्शन का वो कैसा होगा, वो हमेशा कुछ इस तरीके का होगा। लेकिन अगर आप रिवर्सिबल की बात करोगे तो रिवर्सिबल में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में जो एरो दिखाया जाएगा वो आपका कुछ इस तरीके का होगा, एक फॉरवर्ड जाएगा तो दूसरा बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंप्लीट एरो अगर मैं बना दूं तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये
डिफरेंशिएशन है जिसके बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां पर क्या बोलते हैं आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, कहां पे आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब जल्दी बताओ अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो। ठीक है, ओके समर्पित, आपके बेटा सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, लेकिन जब मैं समझा रहा होता हूं तो मेरा चैट पे फोकस नहीं होता, चैट बंद होता है और मैं आपकी स्क्रीन पे ध्यान दे रहा होता हूं। एक बार जब मैं कंसेप्ट समझा लेता हूं तब मैं चैट की तरफ ध्यान देता हूं। आपके मैसेज मिल रहे हैं, मैंने रीड कर लिया आपने क्या बोला। मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, मैंने मना नहीं किया, क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन आज का प्लान था क्या बोलते हैं कि हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर, नॉट प्रीवियस ईयर, जो आपका टेस्ट अभी हुआ है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यही है कि अभी मेरे पास क्या बोलते हैं क्वेश्चन पेपर नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, तो मैं ज्यादा उसको ढूंढने में टाइम खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपका नया चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, और अब आज की क्लास में अभी बता देता हूँ, कोई कहूट नहीं होगा, अभी पढ़ाई चलेगी। ठीक है, और शायद अगले हफ्ते भी भाई मेरी क्लास में कोई कहूट नहीं होगा, मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा ओके तरुण, कौन है अभी फिर, अभी कौन आया तरुण, कौन आया फिर अभी? ठीक है, तो बच्चों ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात थी। इतना अगर समझ में आ गया तो भाई जरा आप ध्यान से सुनना। देखो, एक रिवर्सिबल रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेट्स से एक रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने लिया, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बताओ रेट क्या होता है, जरा बताओगे रेट क्या होता है, जल्दी बताओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा समर्पित, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताओ बच्चों की रेट क्या होता है? स्पीड एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स, रेशियो, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग भाई? रेट होता है, एनीथिंग नहीं होता, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे रेट कहते हैं। अब वो तुम्हारा चेंज अलग अलग तरीके का हो सकता है, जैसे कि स्पीड क्या होता है, स्पीड आप लोगों ने पढ़ा है, वेलोसिटी आप लोगों ने पढ़ा है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हो, डिस्प्लेसमेंट कहते हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका वेलोसिटी होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या बोलता है, स्पीड हो गया। ऐसे ही अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो ये क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कह देते हैं कि भाई ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, ध्यान से सुनना भाई। देखो यहां पर क्या है कि भाई मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए, और ये तुम्हारा क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है बी। ठीक है, या ए बी को हटाओ, चलो इसको आर कर लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, पी कर लेते हैं। तो ये आर हो गया, ये तुम्हारा बच्चों पी हो गया। मान लो टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था तो मैंने ये कहा कि भाई रिएक्टेंट का मेरे पास में 100 मोल है। भाई जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इसका 100 रहेगा, बताओ जल्दी बताओ, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इसका 100 रहेगा। क्रश पढ़ो चुपचाप। ठीक है, इसका 100 रहेगा, इतना क्लियर होता है। अब एक बात बताओ बच्चों, मान लो कुछ टाइम मतलब 10 सेकंड निकल गया, 10 सेकंड टाइम निकल गया, और जब टाइम 10 सेकंड निकल गया, 10 सेकंड जब टाइम निकल गया तो भाई ये पता चला, ये हमें पता चला कि भाई रिएक्टेंट का यहाँ पर अब बचा है 80 मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बनेगा भाई, 20 बन गया होगा। भाई ये 80 कहाँ गया, बताओ जरा, 80 कहाँ जाएगा? जो 80 तुम्हारा होगा वो कहाँ जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट में ही तो कन्वर्ट होगा ना। तो हाँ, मतलब यहाँ पर अगर मैं ये कहता हूं कि 100 में से 20 कम हो गया, तो वो 20 कहाँ गया, 20 प्रोडक्ट में चेंज हो गया, तो यहाँ कितना बचा, 80 बचा। अब मान लो थोड़ी देर बाद मैं ये बोलता हूं कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि भाई आपका रिएक्शन में 20 सेकेंड्स निकल गए। जब 20 सेकेंड्स निकल गए तो आपने चेक किया कि यहाँ पर रिएक्टेंट 60 बचा, तो प्रोडक्ट कितना हो गया होगा भाई, 40 हो गया होगा। अब इस रिएक्शन के लिए जरा रेट निकालते हैं। ठीक है,
यहां पे ध्यान देना, मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लिखा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा इस रिएक्शन में, अगर मैं आपका रेट निकालने चलूं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ध्यान से सुनो, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो क्या आएगा, चेंज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। अब एक बात बताओ, यहां पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 80, समझ रहे हो ना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 100, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई 40, तो सॉरी 80। तो देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, 80 माइनस 100 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। भाई 100 से 80 आने में टाइम कितना लगा, मेरे ख्याल से 10 सेकंड लगे हैं, है ना, 10 सेकंड लगे हैं। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -20/10। -20/10 बोले तो ये तुम्हारा निकल कर आ गया मान लो 2 मोल पर सेकेंड। बताओ बात समझ में आती है, 2 मोल पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सर ये माइनस क्या कर रहा है, तो माइनस का सिग्निफिकेंस इतना है दैट रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई रिएक्शन तुम करते हो तो रिएक्शन में टाइम के साथ जो तुम्हारा रिएक्टेंट होता है वो तो डिक्रीज करता है ना, बताओ करेगा नहीं करेगा। रिएक्शन में टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब यही चीज अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर यही चीज मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूं कि भाई जरा अब एक काम करते हैं, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 1 मिनट देना बच्चों जरा, बड़ी मुसीबत है आज की क्लास, पता नहीं कब एंड हो जाए, बहुत नेट का प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों मेरी तरफ से, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा कि जैसे ये प्रॉब्लम हो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है। अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहा हूं मैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, अब देखो, अब आ जाओ जरा और चेक करो रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो यहां पर क्या होगा, शुरुआत में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना 0, फाइनल कितना 20, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, टाइम में भी यही करोगे, 10 सेकंड लगे हैं, तो यहां पर कितना आ गया भाई, ये आ गया तुम्हारा 2 मोल। 2 मोल क्या, 2 मोल पर सेकंड। बताओ भाई क्लियर होती है बात या नहीं होती, जल्दी बताओ, इतना आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता कि भाई रेट कैसे निकलेगा, ठीक है, रेट कैसे निकलेगा। इतना अगर क्लियर हुआ तो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करके बताओ मुझे, ताकि मैं यहां से आगे बढ़ूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, होपफुली आपको समझ में आ गया। मैंने बच्चों जो टाइम इंटरवल लिया है, ध्यान से सुनो, मैंने जो टाइम इंटरवल लिया है वो मैंने 0 से 10 लिया है। आप में से कोई बोले मैं 0 to 20 ले लूं तो बिल्कुल ले लो, आंसर नहीं बदलेगा। इस केस में तो नहीं बदलेगा, है ना, इस केस में नहीं बदलेगा। आप में से कोई बोले कि सर मैं 10 से 20 ले लूं, बिल्कुल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अलग अलग इंटरवल्स पे आप क्या कर सकते हो, आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, इतना अगर बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया, इतना ये रिएक्टेंट के केस में नेगेटिव होगा। रिएक्टेंट क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो टाइम के साथ डिक्रीज करता है, और प्रोडक्ट के केस में ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये बात समझ में आ गई बच्चों, प्रोडक्ट क्या करता है तुम्हारा, इंक्रीज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब ये तो एक बात हो गई। अब बच्चों अगर इतना तुम्हें क्लियर हो गया, इतना अगर तुम्हें क्लियर हो गया, तो अगला जो केस है मैग्नीट्यूड सेम होगा बेटा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बिल्कुल साइन अलग होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो तुमने भाई मेरी पॉकेट से 10 रुपए चुरा लिए, ठीक है, तो मेरा 10 रुपए का लॉस, तुम्हारा 10 रुपए का गेन है ना। तो दोनों के लिए चेंज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 ही होगा, लेकिन फर्क इतना है कि एक के पास गेन है, एक के पास लॉस है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। इतना बच्चों अगर आप लोगों को क्लियर हो गया, इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया, तो जरा यहाँ से आगे चलते हैं। और अब नेक्स्ट जो केस होगा यहाँ पे जिसको मैं डिस्कस करूंगा, वो भाई निकल कर आएगा अब आपका कि मान लो मेरे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ध्यान से सुनना कि रिवर्सिबल रिएक्शन में कहानी कैसे चलती है। देखो यहां क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन में मान लो ये रिएक्टेंट है R और ये प्रोडक्ट है P। शुरुआत में वही आपका टाइम 0 सेकंड, टाइम किस में ले रहे हैं भाई, सेकंड्स में ले रहे हैं, तो 0 सेकंड यहां पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, इसको साइड में लिख देते हैं, टाइम
जब 0 सेकंड तो बच्चों रिएक्टेंट रहा होगा 100। जब प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई हुआ कितना, प्रोडक्ट आएगा 0, टाइम चला गया 10 सेकंड, यहाँ कितना मान लो 90, तो प्रोडक्ट कितना 10। अगर यहाँ पर टाइम आ गया 20, तो यहाँ पता चला रिएक्टेंट 80, प्रोडक्ट 20। टाइम आ गया 30 सेकेंड्स, रिएक्टेंट 70, प्रोडक्ट 30। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही बढ़ते बढ़ते ये तुम्हारा टाइम आ गया 40, तो यहाँ पर 60 और यहाँ पर 40। अब टाइम आ गया भाई 50, उसके बाद पता चला यहाँ पे 60, यहाँ पर 40। टाइम आ गया भाई 60, तो पता चला यहाँ पर 60, यहाँ पर 40। टाइम पहुंच गया कहीं 70, लेकिन ये बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, बच्चों बताना जरा ध्यान से, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 50 सेकंड के बाद में जो रिएक्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया? क्या मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो गया या फिर रिएक्शन स्टॉप्स? बताओ, क्या ये बात कही जा सकती है कि इस पॉइंट पर पहुंचकर क्या हुआ कि रिएक्शन बच्चों रुक गया, और रिएक्शन रुक गया तभी तो कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना? क्लियर हुआ कि भाई 50 सेकंड के बाद में 40 पे तो आपको पता चल गया कि भाई 60 है 40 है, आपने 10 सेकंड और वेट किया, तो इससे आपने फाइनली कंफर्म कर लिया, फाइनली आपने यहाँ पर कंफर्म कर लिया कि भाई 40 के आसपास रिएक्शन रुक गया होगा। बात समझ में आती है? अभी क्यों मत पूछो कोई भी, जो मैं बता रहा हूं पहले उसका आंसर करो मुझे। आप लोगों को समझ में आया नहीं आया कि भाई रिएक्शन रुक गया, इतना बताओ जरा, बस इतना आंसर करो कि यहाँ पर रिएक्शन रुक गया होगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको कहूं यहां पर रिएक्शन रुक गया है, तो बच्चों ये बात गलत है। ये बात यहां पर क्या है, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इस मोमेंट पर क्या हुआ कि भाई आपके प्रोडक्ट ने अब यहां पर रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दिया, मतलब रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई मान लो यहां पर रिएक्टेंट था, यहां पर भाई प्रोडक्ट था। ठीक है, कहानी कहां तक पहुंची थी? 60 और 40 तक पहुंची थी। भाई हुआ क्या यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर 1 सेकंड में, ध्यान से सुनना भाई, 1 सेकंड में अगर रिएक्टेंट का 5 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी सेकंड में प्रोडक्ट का 5 मोल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब रिएक्टेंट में क्या हुआ, पहले 5 की कमी आई, प्रोडक्ट की तरफ से 5 और आ गया। सिमिलरली भाई प्रोडक्ट में क्या हुआ, पहले 5 बढ़ गया, लेकिन फिर क्या हुआ कि 5 भाई रिएक्टेंट को चला गया। जरा देखना, अल्टीमेटली दोनों में नेट चेंज तो 0 हो गया। समझ रहे हो भाई, क्या हो गया? नेट चेंज 0 हो गया। बताओ, क्लियर हुआ कि भाई जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में गया उतना ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ गया, तो अल्टीमेटली नेट चेंज तो 0 हो गया ना। बात समझ में आती है बच्चों? तो यहां पर जरूर लगा था ऐसा कि 40 सेकंड पे या 50 सेकंड पे रिएक्शन पूरा हो गया, लेकिन ये बात गलत है। ठीक है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर क्या हुआ कि भाई जो तुम्हारा रिवर्सिबल रिएक्शन था वो स्टार्ट हो गया। मतलब भाई जो तुम्हारा रिएक्टेंट था, अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट तुम्हारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। अच्छा, एक बात और बताओ जरा मुझे, एक बात और बताओ, मान लो अगर मैं ये कहता हूं कि 10 सेकंड में, इन 10 सेकंड 5 मोल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू 5 मोल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो कोई भी गलती नहीं है। और सेम टाइम पे अगर मैं ये कहूं कि भाई उसी 10 सेकंड में 5 मोल ऑफ प्रोडक्ट जो था वो भाई तुम्हारा बच्चों 5 मोल ऑफ रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। बोलो कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, यही तो बोला ना मैंने अभी कि भाई जो तुम्हारा 5 मोल रिएक्टेंट था वो अगर 5 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ मान लो 10 सेकंड में, तो उसी 10 सेकंड में तुम्हारा 5 मोल प्रोडक्ट का 5 मोल रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो होपफुली ये बात सबको समझ में आ गई। ठीक है सर, अगर इरिवर्सिबल में मोल कांस्टेंट हो जाए तो क्यों होगा? बेटा इरिवर्सिबल पढ़ना ही नहीं है, इरिवर्सिबल पढ़ना ही नहीं है, बात रिवर्सिबल की चल रही है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब देखो जरा, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूं, बताना जरा, क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई रेट ऑफ, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका
रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया भाई। 10 सेकंड में 5 मोल प्रोडक्ट बन रहा था, तो 10 सेकंड में 5 मोल रिएक्टेंट बन गया। बात समझ में आ रही है? 10 सेकंड में अगर 5 मोल प्रोडक्ट बन रहा था तो उसी 10 सेकंड में 5 मोल रिएक्टेंट भी बन गया। तो भाई फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट तो सेम हो गया, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट तो सेम हो गया। ऑल्सो जो तुम्हारा रिएक्शन था, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनना, उसमें क्या हो रहा था कि 5 मोल अगर तुम्हारा फॉरवर्ड में जा रहा है, मैंने बताया था ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है, तो उसी टाइम पर बच्चों तुम्हारा 5 मोल प्रोडक्ट में भी तो आ रहा है ना, प्रोडक्ट में भी तो आ रहा है। तो क्या मैं ये कह दूं, ध्यान से देखना जरा, क्या मैं ये कह दूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू दी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन? बताओ जरा, हुआ या नहीं हुआ? भाई जितने टाइम में 5 मोल तुम्हारा प्रोडक्ट बना, उतने ही टाइम में 5 मोल तुम्हारा रिएक्टेंट बना। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वही तो बात हो गई, कुछ अलग थोड़ी है। बोलो जल्दी बोलो, ये तो एक ही बात हो गई ना, कुछ अलग थोड़ी बोला हमने, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड का इक्वल हो जाना, इसी कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम रिएक्शन में तब आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए, या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाए बच्चों? बराबर हो जाए। जल्दी बताओ, क्या इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया कि इक्विलिब्रियम चीज क्या है? जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल मान लो, या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, बात एक ही लिखी है लेकिन अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, इसलिए बताया। फटाफट रिस्पॉन्ड करो अगर आप लोगों को क्लियर हुआ। जी बिल्कुल प्रियांशी, बिल्कुल। जब तक रिएक्शन रिवर्सिबल है वो रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा, ठीक है। तो जल्दी रिस्पॉन्ड करो सभी बच्चे, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई। सिद्धार्थ अभी नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह सब आएंगे, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आएंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। सर ये चैप्टर 6-7 दिनों में हो जाएगा बेटा, अक्टूबर एंड तक भी अगर पूरा हो जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। इस चैप्टर को उठा के देखो, 150 पेजेस का चैप्टर है ये, 150 पेजेस का चैप्टर है ये, अभी बड़ा 6-7 दिनों में पूरा हो रहा है ये। खैर, तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब ये देखते हैं कि भाई रिएक्शन में, अच्छा एक मिथ जो यहाँ पर बच्चे पाल लेते हैं, जरा उसको भी आज ही खत्म कर लो। वो ये कहते हैं, और ये गलती बच्चों की कम टीचरों की ज्यादा है क्योंकि हम क्लियर ही नहीं करके देते हैं, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब बच्चों को ये लगता है कि हम बात कर रहे हैं रेट की, और वो कई बार समझ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाता है, ठीक है। हो सकता है तुम में से भी किसी को लग रहा हो अच्छा हाँ यही बात है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करोगे तो याद रखना एट इक्विलिब्रियम अगर मैं बात करूं तो इट कैन बी, मे बी और मे नॉट बी ट्रू, ठीक है। ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा। किस्मत अच्छी रही तो हो जाएगा, लेकिन क्या हमेशा होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब देखो, किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब कब आ सकता है, जरा इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला क्या है, मान लो एक केस मैंने कंसीडर किया, बच्चों ध्यान से सुनना, ये मैंने एक केस कंसीडर किया तुम्हारे सामने कि भाई मान लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा था, ठीक है, और प्रोडक्ट भाई रिएक्टेंट में आ रहा होगा, लेकिन कैसे? देखो यहां पर क्या हुआ कि भाई टाइम तुम्हारा 0 चल रहा है, 0 सेकंड है टाइम,
ठीक है, सेकंड्स में 0 है, ये 100 था, ये भाई 0 हुआ, ठीक है। यहाँ पर 10 सेकंड निकल गए, पता चला कि ये 90 है, ये 10 है। भाई 20 सेकंड निकल गए, पता चला ये 90 है, ये 10 है। 30 सेकंड निकल गए, 90 है, 10 है। तो इस केस में क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन्ड when the reaction just started। ठीक है, जब रिएक्शन तुम्हारा जस्ट शुरू हुआ था, देखो 10% ही तो कंप्लीट हुआ था, समझ रहे हो ना, 10% ही तो कंप्लीट हुआ था, मतलब रिएक्शन जस्ट शुरुआत में है और वहां पर इक्विलिब्रियम आ गया। तो एक तो बच्चों ये हो सकता है कि कभी ऐसे इक्विलिब्रियम आ जाए। दूसरा क्या है, वही सारी की सारी कंडीशन कि रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर टाइम 0, ये 100 था, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं भाई 10 था, तो 0 0 0 शुरुआत में तो 0 रहेगा ना। जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कहां से आ गया। मान लो 10 सेकंड निकल गए, ये कहीं पर 90 पहुंचा, ये 10 पहुंचा, ऐसे ही करते 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 मान लो 40 सेकंड निकल गए। 40 सेकंड पर पता चला कि ये बच्चों कहीं पर 45 पर है और ये कहीं पर 55 है। ठीक है, अब उसके बाद आपने 50 सेकंड पर देखा, नो चेंज। आपने 60 सेकंड पर देखा, नो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो अब इक्विलिब्रियम अटेन्ड when the reaction is in middle of some, मतलब in the middle of the completion। ठीक है, कंप्लीशन के कहीं बीच में था, रिएक्शन कहीं बीच में फंसा पड़ा था। बात समझ में आती है, लगभग लगभग 50% कंप्लीट हो गया था, अप्रोक्सीमेटली 50% कंप्लीट हुआ और वहां पर क्या आ गया भाई, तुम्हारा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। बच्चों फटाफट बोलो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताओ। ठीक है, कि भाई रिएक्शन करीबन करीबन 50% कंप्लीट हुआ था और उस मोमेंट पे क्या हुआ, हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, तो भाई अब रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। अब जरा आगे आ जाओ, लास्ट केस बताने की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, यहां पर क्या है भाई, जब टाइम 0 था, ये 100, ये बना ही नहीं, ये कहीं करते करते ऐसे ये कहीं पर 80 आया, ये कहीं पर 80 नहीं, इसको 20 कर लो, ये 20 है, ये कहीं पर 80 है, ये ऐसे थोड़े टाइम में क्या हुआ, ये कहीं पर 10 आ गया, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं 90 आ गया। उसके बाद में टाइम भले ही बदल लो लेकिन नो चेंज। तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब आया, व्हेन रिएक्शन इज अबाउट टू कंप्लीट। ठीक है, रिएक्शन करीबन करीबन पूरा होने को था। बात समझ रहे हो, रिएक्शन करीबन करीबन खत्म होने को था। ठीक है, बात समझ में आती है, कंप्लीट होने को था और अचानक से इक्विलिब्रियम आ गया। तो ये वो केसेस हैं, ये वो केसेस हैं जहां जहां पर इक्विलिब्रियम आ सकता है। शुरुआत में आ सकता है, रिएक्शन के कहीं मिडल में आ सकता है, या बिल्कुल एंड में आ सकता है। रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ, रिएक्शन करीबन करीबन आधा हो चुका है, या रिएक्शन पूरा खत्म होने को है। तो ये बच्चों कंडीशंस हैं जहां पर इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन में आ सकता है। क्या बताओ, इतनी बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल नहीं रुकेगी, मैं भी तो ऋषिदीप वही कह रहा हूं, मैं भी तो शुरुआत में ही बोल चुका हूं ये बात में। आप लोग रिस्पॉन्ड करो, समझ में आया या नहीं? ओके, तो अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है तो यहां से जरा आगे बढ़ते हैं और अब बच्चों एक कंसेप्ट को समझते हैं, ध्यान से सुनना जरा। ठीक है, अब अगला केस मैं आपको क्या बता रहा हूं उसको देखो जरा। मान लो एक रिएक्शन मैंने कंसीडर किया, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन को कंसीडर करने से पहले एक बात और सुन लो। आप लोगों को ये पता है क्या, नहीं पता तो मान लेना, मतलब समझ लेना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। ठीक है, कैसे होता है, अब यहां पर क्या है, देखो मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने कहा कि भाई ये 4 पार्टिकल है रिएक्टेंट के। आप लोगों को शायद इतना पता होगा हल्का फुल्का थोड़ा बहुत जो आपने अभी तक पढ़ा है कि भाई प्रोडक्ट तब बनता है जब ये 2 रिएक्टेंट पार्टिकल आपस में टकराते हैं। भाई जब 2 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होगा, कोलिजन होने से ही तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन बनने से ही तो प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है, जल्दी बोलो, क्लियर हुआ?
चिराग, जितने भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है उनमें यही होता है कि इक्विलिब्रियम कभी नहीं आता, ठीक है। हाँ बच्चों, तो ये बताओ समझ में आया कि इस पार्टिकल में, इस कंटेनर में क्या है? इस कंटेनर में भाई 4 पार्टिकल हैं, तो ये दोनों ऊपर आपस में टकरा गए, ये दोनों ऐसे नीचे आपस में टकरा गए। मान लो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में बच्चों 1 सेकंड लगा, तो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि यहां पर नंबर ऑफ कोलिजन्स जो हुए हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स की अगर मैं बात करूं तो क्या है, या फिर नंबर ऑफ कोलिजन छोड़ो, चलो नंबर ऑफ कोलिजन की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो कितना है? 2 है, ठीक है, 2 कोलिजन हुए भाई, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोल लूं कि भाई रेट ऑफ कोलिजन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? रेट ऑफ कोलिजन है 2 मोल या 2 कोलिजन पर सेकंड, यही तो कहोगे, 2 कोलिजन पर सेकंड। अब बच्चों हो क्या रहा है यहां पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं, इनका जो ये आपस में टकराना होना है, यही तो प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मान लेते हैं कि एक कोलिजन से 1 मोल प्रोडक्ट बना, तो आपको टोटल यहां पर 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट मिल गया, है ना? 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट मिल गया जी, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। एक बात हो गई। मैंने अब यहां पर क्या किया, एक दूसरा कंटेनर उठाया, और इस कंटेनर में इस बार यहां मैंने भाई इतने पार्टिकल लिए, पार्टिकल्स बढ़ा दिए, रिएक्टेंट बच्चों बढ़ा दिया, ठीक है, रिएक्टेंट मैंने क्या किया? बढ़ा दिया। तो यहां क्या पता चला कि इस बार यहां पर जो कोलिजन हुए वो कितने हुए भाई? 4 कोलिजन हुए। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि इस कंटेनर में नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड बढ़ गया। नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड अगर बढ़ गया तो ये बताओ प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी तो बढ़ गया ना, क्योंकि इस बार रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा? 4 मोल पर सेकंड। जल्दी बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आती है या नहीं, कि यहां पर अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दिया तो आपने रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन बढ़ा दिया, और अगर कोलिजन बढ़ा दिया तो उतने ही टाइम में बेटा होगा, तरुण हर जगह होगा, वो बस समझाने के लिए ऐसे दिखाया है। तो उतने ही टाइम में बच्चों तुम्हारा प्रोडक्ट अब ज्यादा बन रहा है ना, तो रेट बढ़ गया। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है कि A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं है, ये फॉरवर्ड जा रहा है सिर्फ। तो इसका अगर रेट R है तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, एक बात और देख लो बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो चैप्टर तुम्हारा शुरू हुआ है, यहां पर जब जब मैं नाम लूंगा कॉन्सेंट्रेशन का, तो मैं बात कर रहा हूं मोलर कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है, ध्यान से सुन लो। और मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, चैप्टर 1 में आप सभी ने पढ़ा होगा मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी। मोलैरिटी होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और सुन लो, केमिस्ट्री में ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर मैंने कहीं पर लिख दिया, मान लो अगर मैंने कहीं पर लिखा H2 इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको बोल रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। फटाफट रिस्पॉन्ड करके दो अगर ये बात आप लोगों को समझ में आती है तो पूरे चैप्टर में सिर्फ एक ही टाइप की कॉन्सेंट्रेशन पढ़ोगे, वो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और कॉन्सेंट्रेशन को बार बार नहीं लिखेंगे, मोलैरिटी मोलैरिटी नहीं लिखेंगे, इन ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। तो दीज ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेंट्रेशन। तो ये जो इक्वेशन ऊपर लिखी है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये हमें क्या बता रहा है? दैट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अभी आपको समझा दिया कैसे। ऑल्सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
ठीक है, और अगर तब भी प्रॉब्लम रहे तो बता देना। ना जी ना, नहीं है बफरिंग, अच्छा ठीक है, क्लियर वॉइस है, ब्रेक हो रही है वॉइस, परफेक्ट है सर, सर नाउ एवरीथिंग इज ओके। ओके ठीक है बच्चों, तो जरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, जरा फटाफट से सुनो मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। इसको मैं ऑल ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, मैं इसको जरा अगली स्लाइड पर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पर क्या बोला अभी आपको, मैंने आपको क्या बोला, सही है अब, ठीक है। तो मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ, अगर सब सही रहे तो बता देना, अगर वीडियो की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मान लो एक रिएक्शन बच्चों मैंने लिखा दैट ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि भाई रेट डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ए पर, और ये ब्रैकेट्स आपको मैंने समझा दिया किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई केमिस्ट्री में, कॉन्सेंट्रेशन को। कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन, बोले तो मोलैरिटी, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। अब देखो आर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मैंने आपको ये भी बताया था अभी। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों कंबाइन कर दूं, अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं तो क्या बनेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इनटू बी, है ना। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट आएगा के, एक कांस्टेंट आएगा के, और इस के को क्या कहेंगे हम, इसे बच्चों हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। ये क्या है, ये हमारा कहलाता है के रेट कांस्टेंट। इसे क्या कह देंगे भाई, इसे हम कह देंगे रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो अब मैं आपको भाई एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। पूरा फोकस स्क्रीन पे रखना और एक बार में इसको समझने की कोशिश करना। ये सारी चीजें इसी स्क्रीन पर साइड में रख रहा हूं मैं, स्क्रीन चेंज नहीं कर रहा ताकि आप लोगों को थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। तो भाई देखो, मैंने एक रिएक्शन लिखा, मैंने एक रिएक्शन लिखा ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ठीक है, ये मैंने रिएक्शन लिखा। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर आर एफ रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो भाई जो आरबी है, आरबी वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बताओ हाँ या ना। अगर आर एफ रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो आरबी क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी, तो किसी को दिक्कत, फटाफट बताओ। अगर मैं ये कह दूं कि आर एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ए एंड कॉन्सेंट्रेशन बी, तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहां पर से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, अरे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज, हाँ। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने यहां पर क्या किया, यहां लिख दिया के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी। बताओ कोई दिक्कत, जी नहीं। और के एफ क्या है, के एफ बच्चों तुम्हारा आ गया यहां पर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा सबको। अब जरा आगे देखो भाई, अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए बात करूं, तो बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होगा, आरबी इक्वल्स टू, आरबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन डी। भाई देखो जरा, जितना ज्यादा, ध्यान से सुनो बच्चों, जितना जितना ज्यादा जितना ज्यादा यहां पर क्या बोलते हैं, सबके पास में आरएफ होगा, सुनना ध्यान से, आरएफ होगा, जितना आरएफ कुछ नहीं होगा, सुनो, जितना ज्यादा यहां पर बच्चों क्या बोलते हैं रिएक्टेंट होगा, रिएक्शन उतना ही तेजी से फॉरवर्ड भागेगा। बताओ भाई, जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा फॉरवर्ड भागेगा। सिमिलरली जितना ज्यादा क्या बोलते हैं प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा बैकवर्ड भागेगा। समझ में आया। तो फॉरवर्ड, ध्यान से सुनो, फॉरवर्ड डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, जबकि बैकवर्ड डिपेंड करेगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो, समझ में आया।
भाई अगर फॉरवर्ड जाना है तो प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट भर भर के होना चाहिए। अगर बैकवर्ड जाना है तो रिएक्टेंट बनाना है, और रिएक्टेंट बनाने के लिए प्रोडक्ट भर भर के होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली इक्वेशन होपफुली अब सबको क्लियर है। ठीक है, अब जरा बैकवर्ड पर आ जाओ। बैकवर्ड के केस में क्या होगा, बैकवर्ड के केस में क्या होगा भाई, आरबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration C into concentration D. Therefore, RB equals to KB into concentration C into concentration D. भाई यहां पर KB क्या है, KB क्या है, KB तुम्हारा आ गया, KB तुम्हारा यहां पर क्या आ गया भाई, रेट कांस्टेंट। सुनना ध्यान से, रेट कांस्टेंट फॉर क्या, बैकवर्ड रिएक्शन। बोलो जल्दी हाँ या ना, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन आएगा ना, जल्दी बताओ। जी बिल्कुल आएगा, ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, यही निकल कर आएगा। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन आ जाएगा। अब यहां पर अगर इतनी बात समझ में आ गई, आरएफ आरबी में, आरएफ और केएफ में बेटा एक रेट बता रहा है, दूसरा रेट कांस्टेंट बता रहा है, दो अलग अलग चीजें हैं ये। एक रेट बताता है, दूसरा रेट कांस्टेंट बता रहा है, सेम थोड़ी है। ठीक है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, एक सीधा सीधा रेट है। अब ये भाई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1, तो इसको मैंने मार्क किया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक अगर इक्वेशन नंबर 1 है तो दूसरे को मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो जरा, अभी अभी तुमने एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ा है भाई तुमने, अच्छा इक्वेशन सबको समझ में आ गई है, तो यहां पर मैं इस अगली स्लाइड पर इक्वेशंस को जरा लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। पहली इक्वेशन क्या है, आर एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, आर बी इक्वल्स टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन डी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों एक चीज तुमने अभी अभी क्या पढ़ी थी, एट इक्विलिब्रियम, ध्यान से सुनना, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू दी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। होगा या नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा, है ना। इक्विलिब्रियम का तो मतलब ही ये होता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर आर एफ और आर बी तुम्हारे बराबर हो जाएंगे। बोलो जल्दी 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 बोलो, आर एफ आर बी बराबर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आर एफ आर बी यही तो बोल रहे हैं। आर एफ कहता है रेट ऑफ फॉरवर्ड, आरबी कहता है रेट ऑफ बैकवर्ड, और इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर बराबर बराबर। ठीक है, समझ में आ गई बात, तो भाई ये बराबर कर दिए। अब देखो बच्चों जरा इनकी जरा वैल्यूज रख देते हैं यहां पर, तो ये क्या बना, के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी इक्वल्स टू के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन डी। किसी को दिक्कत, जी नहीं बिल्कुल नहीं, वैल्यू तो रखी है, दिक्कत कहां से होगी। अब देखो के एफ के बी क्या है बच्चों, तुम्हारे कांस्टेंट हैं, तो के एफ और के बी को मैंने एक तरफ बुला लिया भाई, तो क्या बनेगा के एफ बाय के बी, और कॉन्सेंट्रेशन को मैंने उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, तो ये क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन डी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी। बोलो किसी को दिक्कत है क्या, कॉन्सेंट्रेशन को एक तरफ कर दिया, इतनी मैथ्स तो आती होगी यार, इसमें कहां दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये मैंने एक तरफ कर दिया, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ठीक है भाई, इतना सबको क्लियर हो गया। अब देखो जरा बच्चों, भाई के एफ क्या है, कांस्टेंट है, के बी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट भी तो कांस्टेंट आएगा। बताओ जरा, अगर के एफ कांस्टेंट है, के बी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से तुमने क्या किया, इस के एफ बाय के बी को एक नया नाम दिया के सी। ठीक है, और इसको लिख दिया तुमने यहां पर कॉन्सेंट्रेशन सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन डी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी। बाय द वे दिस के सी
और इसकी जगह पर कुछ किताबें के EQ भी लिख देती हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड। और ये KC और KEQ एक ही चीज है, सुन लो ध्यान से। शक्तिमानी क्या बोलते हैं? गंगाधरी शक्तिमान है, ठीक है। तो KC और KEQ एक ही चीज है। तो यहां पर क्या होगा? इन्हें हम कह देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बताओ समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है। देयरफॉर KC और KEQ तुम्हारे बच्चों इक्वल हो गए, ठीक है। एक ही चीज को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। अच्छा, ऐसे विक्रम सर भी कहते हैं बहुत अच्छे, पता नहीं था मुझे, कह रही है। तो इतना समझ में आ गया ना सबको? इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो ये एक बात हो गई। इतना अगर बच्चों क्लियर हुआ, इतना अगर क्लियर हुआ, ठीक है। तो बाय द वे, ये जो एक्सप्रेशन तुम लोगों ने लिखा है यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखो। तुमने भाई जो एक्सप्रेशन लिखा कि KC इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन C इंटू कॉन्सेंट्रेशन D अपॉन कॉन्सेंट्रेशन A इंटू कॉन्सेंट्रेशन B, इसे कहते हैं लॉ ऑफ, इस एक्सप्रेशन को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसे क्या कहते हैं बच्चों? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत तो फटाफट बोलो। बिल्कुल पूरक, यही बात है। तो यहां तक अगर कोई परेशानी जीवन में चल रही है तो फटाफट से बताओ, बोलो, जल्दी बोलो बच्चों। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहां पर लेकिन बात अभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। अभी जो इक्वेशन मैंने तुम्हें दी है, जो इक्वेशन दी थी भाई, उसमें क्या था? उसमें बालकों क्या था? इक्वेशन थी A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। मतलब A का 1 मोल, B का 1 मोल, C का 1 मोल, D का 1 मोल। और इस वजह से C की पावर 1, D की पावर 1, A की पावर 1 और B की भी पावर क्या है? 1 है। लेकिन मान लो अगर मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे दूं 2A प्लस बी गिव्स, यहां पर लिख देते हैं 3C प्लस 4D। तो अब क्या होगा? तो अगर इस इक्वेशन के लिए तुमसे कोई बोले कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख कर दो, तो क्या करोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ भाई दूसरा प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और उनके अपने अपने स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में लगा दोगे, ठीक है, लगा दोगे। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर ठीक है लगा तो देंगे, लेकिन क्यों लगा रहे हैं? ये भी तो जानना जरूरी है कि भाई ये 2 4 6 क्यों लगा रहे हैं। तो देखो बड़ा सिंपल है भाई, एक रिएक्शन से एक्सप्लेन करूंगा, सब समझ जाओगे। भाई मान लो मैंने यहां पर ये लिखा, एक रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन है ये, मैंने लिखा 2A प्लस 3B गिव्स 2C प्लस D। ये मैंने लिखा है, इसको C प्लस 2D कर लो। ये भाई मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये रिएक्शन तुम्हारा फॉरवर्ड भी चल रहा है और बैकवर्ड भी चल रहा है। तो यहां पर अगर तुम लिखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो भाई क्या लिखोगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड तुम लिखोगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। अब आप बोलोगे क्यों लिखें? हम तो नहीं लिख रहे। तो देखो क्यों लिखना पड़ेगा। ये जो रिएक्शन बच्चों तुम्हारे सामने लिखा हुआ है 2A, इसका मतलब क्या है बताना जरा। क्या इसका मतलब A प्लस A प्लस B प्लस B प्लस B नहीं है? बताओ जरा। वो तो भाई एक जैसे हैं, इसलिए तुमने उनको एक साथ 2A कर दिया। एक जैसे हैं तो भाई आपने 3B कर दिया। लेकिन अगर आप बात करोगे तो ऐसे चलेगा ना काम। तो भाई देखना जरा, यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या निकलेगा? यहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या निकलेगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। rate of forward is directly proportional to concentration of A और A. Rate of forward is directly proportional to concentration B. Rate of forward एक बार और directly proportional to concentration B, और भाई यहां पर एक बार और directly proportional to concentration B. From equation 1, 2, 3, 4 और 5
को जब करोगे तुम सॉल्व तो बताना जरा, यहां पर आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन बी रेस टू द पावर 3, आएगा या नहीं आएगा? बता दो जरा एक बार मुझे, आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना, जल्दी बोलो। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्यों लेके जा रहा हूं मैं पावर में? जल्दी बोलो। पता चल रहा है ना सबको कि क्यों लगा रहे हैं पावर? ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट में छुपा हुआ है सब। ठीक है, तो भाई ये तुमने भाई ऐसे कर लिया जी, गजब, बहुत अच्छे, मजा आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। आर एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2, बी की कॉन्सेंट्रेशन पावर 3। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तुम्हें अपने आप समझ में आ गया कि प्रोडक्ट आएगा के बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन सी पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन डी पावर 2। काहे लगाएं भाई डी की पावर 2, वो आपको पता है अब, ठीक है ना, क्यों लगानी है आप जानते हो। आर बी आ गया, आर एफ आ गया, इक्विलिब्रियम पे तुम्हें पता ही है भाई, दोनों इक्वल हो जाते हैं, और दोनों बच्चों अगर इक्वल हो गए तो तुम्हें पता ही है कि कैसे आएगा आंसर। तो अब अगर इतनी बात सबको समझ में आ गई है तो मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम्हें इतना कह दूं, मैं तुम्हें यहां पर ये कह दूं कि, एक सेकंड देना, हाँ, मैं ये कह दूं कि एक जनरल रिएक्शन लिखा है, एक जनरल रिएक्शन मैंने तुम्हें दे दिया यहां पर। क्या रिएक्शन दे दिया भाई मैंने तुम्हें? वॉज दिस द लास्ट टॉपिक? बेटा ये तो पहला टॉपिक है, लास्ट कहां से बना रहे हो उसको? लास्ट कहां से बना रहे हो? पहला टॉपिक है चैप्टर का। खैर, तो यहां क्या है भाई, ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी गिव्स सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी। इसके लिए लिखना जरा के सी या फिर तुम्हारा के इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन सी टू द पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन डी टू द पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन ए टू द पावर ए एंड कॉन्सेंट्रेशन बी टू द पावर बी। बताओ समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। इतनी बात आप लोगों को क्लियर होती है या नहीं होती? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करके बताओ मुझे। प्रीवियस स्लाइड भाई, ये लो प्रीवियस स्लाइड लो। क्लियर हुआ? फटाफट रिस्पॉन्ड करो। नहीं समर्पित, अभी बेटा टाइम है क्लास में, अभी कुछ चीजें और होंगी, टॉपिक तो पता नहीं लेकिन न्यूमेरिकल्स होंगे अभी। तो इतना होपफुली सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये लो भाई नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर एक जनरल रिएक्शन तुम्हारे सामने लिखा है तो सर आपका नेट कब बंद होगा? एक फोन का खत्म हो गया, दूसरे से काम चल रहा है, ठीक है, वाईफाई क्योंकि लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो अभी तो होपफुली चलेगा थोड़ा, अभी दिक्कत थोड़ी कम है, बाकी देखो क्या होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं है। एक दिन के हॉलीडे में, हॉलीडे तुम्हारे लिए था यार, मेरे लिए थोड़ी था, मैं तो उस दिन भी काम करा बहुत सारा, ढेर सारा। ओके, ना 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 पुष्कल, ये लास्ट नहीं है बेटा, ये लास्ट नहीं है, ये ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है। तो यहाँ तक अगर क्लियर हो गई बात तो जरा एक क्वेश्चन करके दो फटाफट से मुझे, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, लो जल्दी से करो। यहाँ तक अगर किसी के दिमाग में कोई डाउट चल रहा है, कोई बात समझ नहीं आई तो फटाफट से बता सकते हो, और अगर आ गई है तो फिर मैं क्वेश्चन तो खैर दे ही रहा हूँ। हाँ ये लो करो। नहीं नहीं ये नहीं यार, ये तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा। ये रिएक्शन लिखा है तुम्हारे सामने, फॉर द गिवन रिएक्शन
A2 plus B gives A2B. Rate constant for forward reaction is 1.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा चलो ठीक है, वैसे तो अभी गलत लगा दिया, चलो लगाई दिया तो लगाई दिया, ठीक है। एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। बताओ भाई आंसर क्या आएगा। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। करो जल्दी से करो और बताओ आंसर कितना आएगा। मोल पर लीटर पर सेकेंड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बेटा कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस क्वांटिटी है वो। बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, सही आंसर है भाई। और बच्चे भी जरा फटाफट से आंसर करो। ठीक है भाई, अब जरा देखते हैं फटाफट से। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है और मुझे लगता है कि उससे क्वेश्चन हो भी जाएगा, किसी को दिक्कत हुई नहीं होगी। और वो क्या है भाई कि हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी या के क्यू जो भी कह लो, ये आपका क्या होता है भाई, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट बैकवर्ड। तो भाई ये कितना था 1.5, बैकवर्ड कितना है 0.5, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना आ गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया तुम्हारा 3, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब एक छोटा सा काम और करके दो, और वो काम क्या है कि राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर द गिवन रिएक्शंस। अभी के लिए क्या बोलते हैं, 2-3 ही दे रहा हूं क्योंकि अभी एक दो कंसेप्ट और बताने हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर आप इसको पूरा लिख पाओगे, लेकिन अभी इजी वाले। तो PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस गिव्स PCl5 गैसियस, H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस गिव्स 2HI गैसियस, ठीक है। तीसरा एसिडिक एसिड एक्वस गिव्स CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। चलो भाई करो फटाफट से, जल्दी से करो, जैसे ही होता है एक बार डन टाइप कर देना, लेकिन अपने आप लिखकर कॉपी पे। होमवर्क नहीं है बेटा, अभी करना है, करो अभी करना है, 6 मिनट है अभी, अभी टाइम है हमारे पास, ये अभी करना है। चलो 4 ही सही, लेकिन टाइम तो है अभी। करो जल्दी करो। अच्छा, जितने में आप लोग इसको लिख रहे हो ना, एक बात ध्यान से सुन लो, ठीक है, ध्यान से सुन लो मेरी बात को, ठीक है। बाद में कोई बोले कि सर हमने तो ऐसा करा था स्कूल में,
या कहीं पर भी जहां पर आप सब्जेक्टिव टेस्ट देते हो, अभी तो तुम्हारे अवंती में तो ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं सारे, लेकिन तुम कहीं पर भी बच्चों अगर सब्जेक्टिव टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, और कल को कोई टीचर तुम्हारे नंबर काट ले ब्रैकेट के पीछे, ठीक है, तो फिर मेरे को मत बोलना कि सर टीचर ने ऐसा कर दिया। ध्यान से सुन लो, मैंने आपको ये वाले ब्रैकेट्स कहे हैं, ये वाले, ठीक है, इसके अलावा कोई भी दूसरा ब्रैकेट अगर यूज कर रहे हो वो सब गलत है, ठीक है। अब बोलो अरे सर ऐसे लिख दिया था, अरे सर ऐसे लिख दिया था, ये करली वाले बना दिए थे, ठीक है, ये सब गलत है। ये बनाना है मतलब यही बनाना है, ठीक है, ध्यान से सुन लो, कुछ और मत बना लेना। यार ये कुछ मुझे भी नहीं पता, मैं बैठता नहीं हूँ एक साइड नेक लटका कर, जब मैं लिख रहा होता हूँ ये अपने आप ऐसे हो जाती है। जल्दी करो। ओके, समर्पित अगर कोई क्वेश्चन आया है तो मुझे बता देना, अदरवाइज मीन फ्री पाथ आपको फिजिक्स में डेरिवेशन के साथ पढ़ाया जाएगा, यहां जरूरत पड़ेगी नहीं उसकी। खैर अब देखो भाई जरा, पहले वाले के लिए लिखो केसी, तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट है, मैच करते जाना साथ ही साथ, तो ये क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन PCl5 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन PCl3 इनटू कॉन्सेंट्रेशन Cl2, ठीक है, क्योंकि ये भाई ऑलरेडी बैलेंस है तो इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना सब कुछ, लेकिन मैंने तुम्हें इसमें पहले ही बैलेंस करके दे दिया, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहां आ जाओ, कॉन्सेंट्रेशन HI स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन H2 कॉन्सेंट्रेशन भाई I2। अब इसका लास्ट पार्ट भी देख लो, C, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन एसीटेट, यार जगह कम है यहाँ पे, ऊपर लिख रहा हूं मैं इसको, रुको जरा, ये लो बताओ, समझ में आया किसके तीनों सही है, फटाफट बोलो किसके तीनों सही है, बताओ जरा। I2 का, I2 का स्क्वायर बेटा HI का होगा ना, I2 का कैसे हो जाएगा, I2 का कहां से होगा बताओ जल्दी, I2 का स्क्वायर क्यों करोगे, ठीक है, I2 के आगे बच्चों कोई कोफिशिएंट नहीं है, ध्यान से सुन लो, जो नंबर जो आगे लिखा है, फिर सुनो जरा ध्यान से, जो नंबर यहां पर लिखा है आगे, जैसे आप लोगों ने चैप्टर 1 में याद करो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहा था, भाई हमें उससे मतलब है, ठीक है, ये जो नंबर नीचे लिखे हैं 2 3 2 3 इनसे मतलब नहीं है, ठीक है, तो होपफुली ये सबका करेक्ट है, इसमें किसी को परेशानी नहीं है, तो बस आज के लिए अब आज्ञा दीजिए, ठीक है, बस इतना ही था। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो केपी पढ़ेंगे, और केपी के साथ में भाई हम पढ़ेंगे आपका क्या होता है वो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो चलो बच्चों बस आज के लिए इतना ही था, अब यहाँ पर सभा समाप्त करते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे। बेटा पेपर एक बार मिल जाए मेरे को, पेपर पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हो रखा है, मैं उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। जेई एडवांस का क्वेश्चन आया था पेपर 1 में, एक बार देख लूं मैं पेपर 1 मेरे को मिल तो जाए, मैंने उसको लाइक मतलब जब आप लोगों का टेस्ट होता है उससे पहले उसको जरा वेरीफाई तो किया था, लेकिन अभी पता नहीं ड्राइव पे क्यों नहीं शो कर रहा है वो, तो एक बार जरा मुझे मिल जाए फिर मैं आपको कराऊंगा। कल कोई टेस्ट नहीं है भाई, कल कहाँ से टेस्ट आ गया अर्नव, कल कोई टेस्ट नहीं है, अगला टेस्ट अब अगले वीक है। हाँ ऋषिदीप ये काम कर दूंगा मैं, चलो बच्चों तो अब टाटा बाय बाय, अब अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, चलो गुड नाइट बच्चों।
नहीं बेटा ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा मोहित सर आ गए। नहीं नहीं, लेकिन मीटिंग एंड करनी पड़ेगी भाई। थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्लासेस को डिफरेंशिएट करने में, तो मीटिंग एंड ही करनी पड़ेगी मुझे। सर अपने आप शुरू कर लेंगे, ठीक है। चलो